बच्चों, आपने पिछले पाठों और पिछली कक्षाओं में भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ा है। अब जरा आप याद कीजिए और बताइए कि भारत के उत्तर यानी भारत की उत्तर दिशा का भौतिक स्वरूप कैसा है। बिल्कुल सही, उत्तर में विशाल हिमालय का पर्वत है, उसके नीचे उत्तर का मैदान है। अब जरा याद कीजिए और बताइए कि भारत के दक्षिण का भौतिक स्वरूप कैसा है। बिल्कुल, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अच्छा, पश्चिम का भौतिक स्वरूप कैसा है। बिल्कुल, वहाँ पर थार का मरुस्थल है। अब जरा याद कीजिए और सोचिए कि क्या जैसी वनस्पति, जैसी मिट्टी, जैसे जीव जंतु पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं, क्या वैसे ही प्रायद्वीपीय पठार में भी पाए जाते हैं। नहीं ना। इसी प्रकार से थार के मरुस्थल यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति, मिट्टी, जीव जंतु अन्य भागों से बिल्कुल अलग है। यानी हम जानते हैं कि हमारे देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। अब ये प्राकृतिक विविधताएं हमें किस रूप में दिखती हैं। ये प्राकृतिक विविधताएं हमें यहाँ के भूदृश्यों यानी कि रेत, मैदान, पर्वत, पहाड़, मिट्टी के रूप में दिखाई देती है। उसके अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र की वनस्पति, मौसमी दिशाओं और भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं के रूप में ये प्राकृतिक विविधताएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार अलग अलग महाद्वीपों और अलग अलग देशों में भी प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। अब इन प्राकृतिक विविधताओं के अलग अलग होने का कारण क्या है, यानी प्राकृतिक विविधताओं का क्या कारण होता है। एक नज़र पहले हम उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहला कारण है वहाँ के अक्षांश की स्थिति, यानी अलग अलग अक्षांशों पर स्थित महाद्वीपों और देशों में प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त समुद्र तल से ऊंचाई, हम जानते हैं कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होता है वह उतना ही ठंडा होता है। तो जो स्थान समुद्र तल के बराबर होगा और जो समुद्र तल से ऊंचा होगा, उन दोनों के बीच में प्राकृतिक विविधताएं पाई जाएंगी। उसके अतिरिक्त किसी भी स्थान का तापमान, वहाँ होने वाली वर्षा और वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी भी प्राकृतिक विविधताओं का कारण होती है। और सबसे बड़ा कारक जो प्राकृतिक विविधताओं का है वो है किसी भी क्षेत्र की जलवायु। और जलवायु क्या है? किसी भी क्षेत्र की वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब की दीर्घकालिक सम्मिलित रूप को ही हम जलवायु कहते हैं। जैसे अगर मान लो किसी एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक तापमान बहुत ज़्यादा रहे, वहाँ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती हो और यह स्थिति लंबे समय तक यानी कई वर्षों तक लगातार बनी रहे, तो हम कहेंगे कि उस क्षेत्र की जलवायु जो है वो नम और गर्म है। और जब किसी बहुत बड़े क्षेत्र में एक जैसी यानी कि जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है यानी समानता पाई जाती है, तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। यानी जब कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस बहुत बड़े क्षेत्र में एक जैसी वनस्पति, एक जैसी मिट्टी, एक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। उसके अतिरिक्त दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। यानी अगर कोई दो प्राकृतिक प्रदेश हैं तो उन दोनों की वनस्पति, जीव जंतु, वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, वहाँ की मौसमी दिशाएं बिल्कुल अलग अलग तरह की होती हैं। और इन प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार क्या होता है? वहाँ की जलवायु। जलवायु के आधार पर ही हम विश्व को अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मिट्टी को, वहाँ की वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को और मानव जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए हम जलवायु के आधार पर विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में विभिन्न तापकटिबंधों के बारे में पढ़ा था। एक बार उसी को दोहराते हुए हम जानते हैं कि इन तापकटिबंधों के अंतर्गत कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री अक्षांश से यानी विषुवत वृत्त से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में उष्णकटिबंध पाया जाता है।
और आप जानते हैं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण इस क्षेत्र में काफ़ी गर्मी होती है। और जो प्राकृतिक प्रदेश उष्ण कटिबंध में, जो आपको ये हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है, इसमें आते हैं, उनको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो भी प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ लाल रंग का भाग देख रहे हैं कि 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो जो भी प्राकृतिक प्रदेश इस शीतोष्ण कटिबंध के अंतर में पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुवों तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुवों तक शीत कटिबंध होता है। और इस शीत कटिबंध के अंतर में जो भी प्राकृतिक प्रदेश आते हैं उन्हें शीत कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इन विभिन्न ताप कटिबंधों के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, यानी उष्ण कटिबंध में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश आते हैं। अभी हमने जाना कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत वृत्त से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और इस कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं? वे हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच आता है शीतोष्ण कटिबंध। और इस शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत जो प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं उन्हें भूमध्य सागरीय प्रदेश, उनमें से प्रमुख हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश और चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। इसके बाद आता है शीत कटिबंधीय प्रदेश, यानी शीत कटिबंध के अंतर्गत कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुवों तक पाए जाते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुवों तक शीत कटिबंध पाया जाता है। और इसके अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश।